स्टूडेंट्स, आज का इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट सेशन है। नया टॉपिक है हम लोगों का। तो टॉपिक है हमारा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा एंड व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द डेटा। जैसे हमने मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड आउट किया था, उनका कोई स्पेसिफिक मेथड होता है जिससे हम मीन, मीडियन और मॉड फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह एक स्पेसिफिक फार्मूले से और एक स्पेसिफिक मेथड से हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं, राइट। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसका इंट्रोडक्शन कि व्हाई डू वी यूज स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, और हम अपना वेरिएंस भी क्यों यूज करते हैं, राइट। सो फर्स्ट आवर स्टेटमेंट इज व्हाट इज वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस टेल्स यू कि आपका डेटा आपकी मीन से, डेटा के मीन से कितना स्प्रेड आउट हुआ है, यानी कि आपकी जो वैल्यूज हैं, जितनी भी, फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज है अगर आपके डेटा में, तो वो 10 की 10 आपके मीन से कितनी डिस्पर्शन में, कितनी ज्यादा करीब है उससे या कितनी ज्यादा क्लोज है उससे, राइट। हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, व्हिच इज एक्जेक्टली द सेम। स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स अस कि व्हाट इज द कर्व ऑफ आवर डेटा, हमारे डेटा का कर्व कैसा बन रहा है। इट इज अ नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व जिसकी एक टेल बाहर है, एक टेल अंदर है। कैसा हमारा डेटा का जो शेप आ रही है कर्व की वो कैसे आ रही है। एंड सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसका जो मीन है उससे आपकी वैल्यूज कितनी ज़्यादा डिफर कर रही है, वो कितना ज़्यादा दूर है। जितना बड़ा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, इट मीन्स के आपकी जो वैल्यूज हैं वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो डिस्पर्स हो रही है, राइट। सो वी विल सी कि हाउ डू वी मेजर वेरिएंस, व्हाई इट इज डन, आई हैव टोल्ड यू। और हम लोग करते इसलिए हैं क्योंकि जब हम लोग अपना डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। हमारे पास एरर आ जाते हैं। एरर्स किसे बोलते हैं? कोई भी मिस्टेक, कोई भी ऐसी चीज, टू एरर इज ह्यूमन, जिस तरह बोलते हैं कि इंसान नहीं खता का पुतला, तो कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसी मिस्टेक इन द एनालिसिस ऑफ अ डेटा, हमारे डेटा के इंटरप्रिटेशन में, डेटा के एनालिसिस में कोई ऐसी बात हो गई है, कोई ऐसी चीज हम लोगों ने मिस आउट कर दी है, मिस रिप्रेजेंट कर दी है, मिसअंडरस्टैंड कर दिया है, जिससे हमारे पास ये एरर्स आ गए। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एरर्स। द वन इज रैंडम एरर, सेकंड इज सिस्टमैटिक एरर, थर्ड इज ग्रॉस एरर। सो रैंडम एरर डिपेंड करता है नेचर ऑफ योर डेटा पे, ठीक है, नेचर पे डिपेंड करता है। हर एरर देखें एक ना एक रीजन से ओरिजिनेट होता है। कोई एरर, तीनों एरर्स की रीजन सेम नहीं है, इसीलिए इनकी तीनों की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हर एरर के पीछे कोई ना कोई अलग टर्मिनोलॉजी होती है, कोई ना कोई अलग जो है स्टोरी होती है, स्टोरी लाइन होती है, जिसकी वजह से वो एरर अकर हो रहा होता है। The one is random error. Random error आपकी नेचर ऑफ द डेटा से ओरिजिनेट करता है और ये किस डायरेक्शन में होता है? It affects bi-directional. Bi-direction means it has 2 directions. Upside of the data यानी कि upside of the mean and downside of the mean में आपके वो अप्लाई अकर हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि अपसाइड में भी होता है, डाउनसाइड में भी होता है, वो डायरेक्शंस में। अगर आपका मीन एक स्ट्रेट लाइन है तो आपके राइट डायरेक्शन में और लेफ्ट डायरेक्शन में वो अकर करेगा। बट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट रैंडम एरर अकर्स अकॉर्डिंग बाय द नेचर ऑफ द डेटा एंड बाय द नेचर ऑफ योर मीन। जो भी आपने कैलकुलेट किया है उसकी वजह से आपका रैंडम एरर अकर हो रहा है और वो हो रहा दोनों डायरेक्शंस में होता है, राइट। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर। समटाइम्स आपके पास जो है वो सिस्टमैटिक एरर आ जाता है व्हेन यू आर गोइंग टू एनालाइज योर डेटास, योर सेंट्रल टेंडेंसीज। और सिस्टमैटिक एरर के रिस्पांसिबल कौन होता है? योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कि आपने अपना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर डेटा कलेक्ट नहीं किया। यानी कि आपने अपनी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अपनी पर्पस ऑफ द स्टडी के साथ रेगुलेट नहीं की। आपकी अपनी पर्पस ऑफ द स्टडी कुछ और थी और आपने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अलग ले लिया। फॉर एग्जांपल, आप 2 बुक्स को स्टडी कर रहे हैं और 2 बुक्स का क्वेश्चन आयर नहीं बना सकते। यू कैन नॉट डू द सर्वे ऑफ द 2 बुक्स यू आर स्टडीइंग टू गेट योर रिसर्च ऑन, राइट। यानी कि आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कंटेंट एनालिसिस था, जबकि आप लोगों ने ले लिया है उसका ऑब्जर्वेशनल मेथड ले लिया या सर्वे मेथड ले लिया, तो बोथ विल अकर इन सिस्टमैटिक एरर। और सिस्टमैटिक एरर यूनिडायरेक्शनल होता है, दैट इट अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, राइट। द नेक्स्ट इज ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो है आपका अनडिटेक्टेड मिस्टेक है। अनडिटेक्टेड मिस्टेक, कोई भी ऐसी मिस्टेक बाय नोटिंग डाउन द रीडिंग, while collecting the variable data is of your variable, by noting the numbers, कोई भी ऐसी मिस्टेक जो कि आपसे unintentionally हो गई and it could not be detected at the moment when you started analyzing your data, तो आपका वो एरर कहलाता है ग्रॉस एरर। Now the thing to remember is that random error is not controllable, systematic
error is controllable and gross error is controllable. ये नेचर से आ जाता है रैंडम एरर। फॉर एग्जांपल के नेचर के डिजाइन ऐसे बन गए हैं, यानी कि वेदर पे आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, आपने कोल्ड सीजन की है, विंटर सीजन की है, लेकिन सीजन स्टार्ट्स चेंजिंग एब्रप्टली, तो आपकी जो है वो एरर आ गया है आपके नंबर्स में। यानी कि आप क्लोथिंग मेजर कर रहे हैं, क्लोथिंग को वेदर के साथ देख रहे हैं, वेदर डिफरेंट हो गया, क्लोथिंग आपने कोई और वेरिएबल दिया हुआ था, तो इस तरह का वैल्यू आ जाता है। यानी इट इज नॉट इन योर हैंड्स, इट इज एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द नेचर। ठीक है, जो कि आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं, आपका एटमॉस्फेयर होता है, आपके इर्द गिर्द का माहौल क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरमेंटल बेस क्या है, आपके रिस्पोंडेंट्स के इमोशंस क्या है, यू कैन नॉट कंट्रोल, राइट। सो रैंडम एरर जब आपके पास आ जाता है, इट इज नॉट कंट्रोलेबल बाय द रिसर्चर। सिस्टमैटिक एरर इज समहाउ कंट्रोलेबल। फॉर एग्जांपल यू कैन चेंज द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। आपके पास ये एरर आ गया, यू कैन चेंज कि अब हम इस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन स्विच कर लेते हैं किसी और चीज पे जो कि हमारी स्टडी को वेल डिफाइन करे। ओके, The next is gross error. Gross error की अनडिटेक्टेड मिस्टेक है, तो आप फिर उसको समवॉट डिटेक्ट कर लेते हैं कहीं पे। ठीक है कि अच्छा ये मेरी मिस्टेक थी, तो मैं इसको अब जो है वो ठीक कर लेता हूँ, राइट। सो दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरर्स एंड हाउ डू दे लुक लाइक। फॉर एग्जांपल आपने अपने डेटा को, अपनी जितने भी नंबर्स थे, यू पुट ऑल द नंबर्स ऑफ योर डेटा ऑन अ ग्राफ, राइट। आपने अपने डेटा को प्लॉट कर दिया है। अब ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, लेट मी गेट टू मार्कर सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई कि आप लोगों के डेटास कैसे हैं, डेटा नंबर। These blue dots represent the plotting. These blue dots means that you have placed a number, you have placed a part of your data on the graph. जब आप लोगों के पास आपने देखा कि ये नंबर्स जो हैं सारे अपवर्ड आ रहे हैं, इट मींस इट इज इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन योर वेरिएबल्स। ठीक है, ये जो बहुत सारे जो डॉट्स हैं ये एक्यूमुलेट हुए हुए हैं एक जगह, दीज आर दीज वन एंड दीज वंस। तो फिर आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, दैट मींस कि इनका जो ट्रेंड है, इस डेटा के जो वैल्यूज का ट्रेंड है, दैट मींस इफ वन थिंग इज इंक्रीजिंग द अदर इज आल्सो इंक्रीजिंग, इसीलिए आपका पॉजिटिव बन गया। लेकिन जब आपने इसको रिप्रेजेंट किया तो आपने नोटिस किया कि कुछ मेरी वैल्यूज ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मेरी इस एक्यूमुलेशन से, जो कि अच्छे घटमट हुए हैं जो नुक्ते, उनसे बाहर हैं। दीज आर दी आउटलायर्स, इसको बोलते हैं हम आउटलायर्स, जो कि आपके बाहर लाई करते हैं। और ये देखिए ये रैंडम एरर इसलिए आया क्योंकि ये ऊपर भी कुछ लाई कर रहे हैं और कुछ डाउन साइड पर भी लाई कर रहे हैं। यानी मेन जो आपका ट्रेंड था ना, जो मेन ट्रेंड था, जो मेन कर्व था, वो आपका ये अपवर्ड, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नीचे भी पॉइंट्स हैं। दैट इंडिकेट्स दैट दिस इज नॉट अ करेक्ट। आप इन पॉइंट्स को इग्नोर तो नहीं कर सकते, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को कंसीडर करें और फिर बताएं कि आपका ट्रेंड कहाँ है। तो इट मींस देयर इज एन एरर बिकॉज़, एंड व्हाई डू वी से दैट इट इज अ रैंडम एरर? बिकॉज़ वी सी कि इसका जो एरर है वो अपसाइड भी है और इसका एरर डाउनसाइड भी है। यानी कि कोई चीज आपके अपसाइड भी प्रेजेंट हुई है और नीचे भी प्रेजेंट हुई है। इट मींस दिस इज इंडिकेटिंग दैट द एरर occurring, the error which is occurring is random, right? अब आ जाए सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, दिस इज द लाइन जो कि आपका ऐसा फ्लो होना चाहिए था, ठीक है, जो कि आपका ऐसा ट्रेंड होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं which are very far away from the accumulation और वो एक ही उसमें है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल ऐसे कर लें कि ये हमने पॉइंट जो थे ये एक्यूमुलेट हुए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने बता दिया कि ये यूनि डायरेक्शनल है और ये नीचे की तरफ इसकी नेगेटिव स्लोप है, यानी कि वन इज इंक्रीजिंग द अदर इज डिक्रीजिंग, राइट। तो लेकिन ये कुछ पॉइंट्स जो थे, दीज आउटलायर्स, ये कहाँ पे हमारे फॉल कर रहे हैं? एट द अप साइड ऑफ अ कर्व। तो इट मींस जब हमने देखा कि हमारे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ऊपर हैं या फिर नीचे होते हैं या फिर ऊपर होते हैं, तो वो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर होता है, ठीक है। रैंडम एरर में वर्ड एंड यूज होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर में वर्ड और यूज होता है, यानी कि द आउटलायर्स कैन बी, द आउटलायर्स आर बी या माइट बी या कैन बी अपसाइड एंड डाउनसाइड, बट इन द सिस्टमैटिक एरर द आउटलायर्स मे बी अपसाइड और मे बी डाउनसाइड ऑफ द कर्व, ओके। द नेक्स्ट इज ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर बहुत ऐसा होता है जो कि आपको फाइनली जब आप लोग देख रहे होते हैं तो आप कहते हैं थैंक गॉड हम लोगों के रिसर्च में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आउटलायर नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से देखते हैं तो एक अलग सा बिल्कुल तन्हा सा नुक्ता आपको ऊपर नजर आ जाता है,
ठीक है, यानी यहाँ नजर आ जाता है कि अलग से नजर आ जाता है। नाउ दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर स्टडी, या आपके स्टडी का पार्ट है, या आपके डेटा का पार्ट है जो कलेक्टेड। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते बीइंग अ गुड रिसर्चर। आप आके नहीं बंद कर सकते कि मसाइल के तौर पे मैंने इसे देखा ही नहीं, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि मेरे ग्राफ में ये लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको कहते हैं आप ग्रॉस एरर। जब आपके पास ये एरर्स आ जाते हैं तो फिर आप अपनी क्या चीज़ें चेक करते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोबारा चेक करते हैं कि ये एरर्स आपके पास आ रहे क्यों। इस तरह इसमें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर में आप अपना वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कर सकते हैं। ग्रॉस में भी कोई पॉइंट इतना आउटलायर कैसे कर गया, हो सकता है कैलकुलेशंस की कोई प्रॉब्लम हो या स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई प्रॉब्लम हो। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, टू कंट्रोल दीज एरर्स। तो हम एरर्स को कंट्रोल करते हैं। और फिर हम लोगों ने ये 3 काइंड्स पढ़ी है, कौन कौन से कॉमनली अकरिंग एरर्स होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जिस तरह हमारे पास पहिए से सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मॉड ग्रुप डाटा के लिए अलग थी और अनग्रुप डाटा के लिए अलग थी, सेम इज द केस विद वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास अनग्रुप के लिए अलग वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ग्रुप डाटा के लिए अलग स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस अलग है, ठीक है। नाउ दिस इज एन अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा कौन सा डाटा होता है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रॉ डाटा, जस्ट अ सेट ऑफ नंबर्स नॉट आइडेंटिफाइड कि क्या ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट अरेंज्ड, राइट। जिस तरह मैंने ये डाटा लिख लिया 45, 32, दीज आर जस्ट वैल्यूज, और ये मैंने फार्मूला लिखा है। दिस इज द फार्मूला फॉर योर वेरिएंस। वेरिएंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर, पाई स्क्वायर, ठीक है। आप इसको बोलते हैं आई स्क्वायर, या फिर इसको जरूरी नहीं आप इसको वेरिएंस भी लिख सकते हैं, या फिर एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, which is also indicating your variance. This is also your variance, right? अब जब आपने ये फॉर्मूला स्टडी किया तो इट मींस समेशन x माइनस x बार ओवर n। जब भी मैंने आपको बताया जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले ये बात देखें कि हमारे पास गिवन क्या क्या है और हमने फाइंड आउट क्या करना है। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, सिर्फ x गिवन है, बिकॉज वी नो दैट दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3 एंड सो ऑन। ये एक्सेस तो हमारे पास गिवन है, बट व्हाट अबाउट x बार, ये हमारे पास गिवन नहीं है। और x माइनस x बार अलग से क्या है, x माइनस x बार अलग से क्या है, क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखी हुई है, इट मींस कि ये कोई न्यू चीज होगी जो हमें फाइंड आउट करनी होगी, लेकिन ऊपर तो स्क्वायर भी लगा हुआ है, इट मींस x माइनस x बार का स्क्वायर कोई अलग से चीज है व्हिच इज नॉट गिवन। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको फाइंड आउट करेंगे। जब भी आप अनग्रुप्ड डाटा का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर जब आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन में डाटा लिखा गया है तो यू पुट इट डाउन इन अ वर्टिकल वे। आप वर्टिकल वे में आप उसको पेन डाउन करें, कॉलम में लिखें, रोज बनाएं उसकी, ताकि आप लोगों के लिए आसानी भी रहे और यही उसका मेथड भी है फाइंड आउट करने का, राइट। तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया, ये मैंने वही वाली वैल्यूज लिखी है 45, 32, 37 अप टू 36, टोटल देयर आर 9 वैल्यूज। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाए हैं x बार का। व्हाई डू आई नीड x बार, बिकॉज द फॉर्मूला सेज दैट x माइनस x बार आई हैव टू फाइंड आउट। और जब मेरे पास x बार ही नहीं है तो हाउ कैन आई पुट दिस, हाउ कैन आई फाइंड दिस कॉलम, ठीक है, जो पैरेंथेसिस में लिखा है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरे पास x बार पहले हो। x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, राइट। x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इज 360, आई हैव pre-calculated it, 360 over n. How many n's are these? n means number of values, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, right? So x bar is equal to 360 divided by 9. You will get your mean. 360 divided by 9 is equal to 40. 40 is your mean. It means कि आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, you can proceed further अपने फॉर्मूलाज को देखकर। x बार आपको मिल गया, इसलिए अब आपने अलग से कॉलम बनाना है, ठीक है, x माइनस x बार। पहले यहाँ पे x बार लिखने सारे, ताकि आपको पता चले कि आपने x में से क्या वैल्यू माइनस करनी है। 40 आपका पास x बार निकला है, यानी आपका मीन निकला है, तो यू आर गोइंग टू पुट 40 ओवर इन फ्रंट ऑफ ऑल द x's। Now x minus x bar आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? x minus x bar means 45 minus 40 is equal to 5. This is my 1 जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। x minus x bar is equal to 8। दोबारा एक दफा देख लें, x minus x bar को हम कैसे मेजर करते हैं? We minus
x यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज के जो हमारे पास नंबर था, जो वैल्यू थी हमारी, ठीक है, हम उससे में से उसी का मीन माइनस कर देते हैं। वी फाइंड आउट द डिफरेंस बेसिकली, राइट। तो 32 माइनस 40 आपके पास आ जाएगा आंसर 37 माइनस 40, तो 46 माइनस 40, ये भी माइनस में आएगा आपके पास। अच्छा, ज्यादातर x माइनस x बार आपके पास माइनस में आ जाता है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास माइनस में कभी नहीं आना चाहिए, आ ही नहीं सकता, उसकी नेचर ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज वी डू द स्क्वायर ऑफ दिस। जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये तो मैथ्स का बेसिक रूल है कि माइनस इंटू माइनस चेंजेस इनटू प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो फिर आपका ये माइनस साइन ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है। ये हम लोगों ने x माइनस एक्स बार से निकाली 8 माइनस 3 6 माइनस 1 माइनस 4 1 8 एंड माइनस 4, दीज आर दी x माइनस एक्स बार का कॉलम है। अब मैंने देखा कि मेरे पास ये वाली जो चीज थी x माइनस एक्स बार, ये तो मैंने फाइंड आउट कर ली, लेकिन आई डू नॉट रिक्वायर दिस। मुझे रिक्वायरमेंट किस चीज की है, मुझे नीड किस चीज की है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की। तो मैंने एक और कॉलम बनाया जिसमें से मैंने इन वैल्यूज को स्क्वायर करना है, जो कि मैंने 5 का स्क्वायर किया 25 बन गई, माइनस 8 का स्क्वायर किया 64, माइनस 3 का स्क्वायर किया 9। अब ये ऐसा नहीं है कि 8 2s are 16, 5 2s are 25, 8 square 5 square means 5 into 5, 8 into 8, you know this thing, ठीक है, these are basic mathematics terms। तो इस तरह आप लोगों ने x माइनस एक्स बार का कॉलम पूरा कंप्लीट कर लिया। जब मैंने देखा कि मेरे पास x माइनस एक्स बार का कॉलम कंप्लीट हो गया, तो मेरा फॉर्मूला मुझसे कह रहा है कि आई नीड द सम ऑफ इट, राइट। So because the sigma is over there, summation, so I just did the sum over here and now I am going to put values। मैं ये black से कर रही हूँ so that we can understand। This is a light marker, get the dark one। s square is equal to sum of x minus x bar का whole square over n। We are just repeating the formula, right। Variance is equal to, इसका हमारे पास क्या आया था, summation 232 divided by 9, variance is equal to 232 divided by 9। We are going to do the calculations। 232 divided by 9 is equal to 25.77, 25.77, this is your variance। Understand? This is how you calculate variance for the ungrouped data। अब ये आपको इंडिकेट क्या कर रहा है, 25.77 आपको इंडिकेट कर रहा है कि these आपके जो वैल्यूज हैं, जो आपके जो डाटा सेट में वैल्यूज हैं, वो आपकी मीन से इतनी ज़्यादा जो है वो दूर है। अब इसका शेप कैसे बनेगी कर्व की, हम आपको इस क्वेश्चन के बाद इंशाल्लाह आई विल टेल यू कि स्टैंडर्ड डेविएशन की शेप कैसे बनती है। अब इसी का आप देख लें, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग जब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इट बिकम्स योर वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इट बिकम्स योर स्टैंडर्ड डेविएशन। How is it possible? We just take the proper square root। जिस तरह आप स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है, 1/2। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और n अंडर रूट। असल में अंडर रूट हम इन दोनों के ऊपर लगाएं, अगर समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, you just write for standard deviation taking square root on both sides। स्क्वायर रूट लिया आपने, वेरिएंस के ऊपर भी पुट कर दिया, ठीक है, x माइनस एक्स बार के ऊपर भी पुट कर दिया, तो क्या होगा, इससे कटिंग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो अवेलेबल है, लेकिन आप ये नहीं काट सकते। तो इट मींस x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का n का आपने अंडर रूट लेना है, जो कि हमारे पास गिवन था। हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 23.232 डिवाइड बाय 9, 25.77 हमारे पास आई थी। 25.77 का आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास इसका आ जाएगा 5.08, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द अनग्रुप्ड डाटा। सबसे पहले अनग्रुप्ड डाटा को आपने कॉलम काम कर लिया, और हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल कर लिया, फिर उसमें आप लोगों ने अपनी जो है वो चेंजिंग्स की, राइट। अब इसी को हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को हम देखेंगे फॉर द ग्रुप्ड डाटा, राइट।
अब हम लोगों ने वेरिएंस लेना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा, राइट। सो दिस इज अ ग्रुप डेटा। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व की है एंड हाउ डिड आई सॉल्व इट, आई विल टेल इट टू यू स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप देखेंगे ग्रुप डेटा के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे अनग्रुप में आपके पास f नहीं था, सिर्फ समीशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर ओवर n था, इसीलिए आप लोगों का समीशन f आ जाएगा व्हेन इट कम्स टू योर ग्रुप डेटा, राइट। फॉर द ग्रुप डेटा यू राइट समीशन f x माइनस x बार का होल स्क्वायर ओवर n माइनस 1। इसमें आप n भी कर सकते हैं व्हिच इज समीशन f। इट इज गुड टू राइट समीशन f ओवर here और n ओवर, राइट। ये आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों के जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है वो n होता है और व्हेन यू ड्रॉ द टेस्ट फ्रॉम योर सैंपल इट इज गुड टू डू -1 फ्रॉम योर पॉपुलेशन। इससे आपकी जो डेटा का जो रिजल्ट आता है, आपके पास जो इसका रिजल्ट आता है कैलकुलेशन का, इट इज अनबायस्ड, ठीक है। आप बहुत सारे देखेंगे n-1 नहीं भी होता, लेकिन इट इज गुड टू यूज n-1, राइट। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास फार्मूला में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं और कौन कौन सी चीजें अवेलेबल नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये गिवन होता है, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, और आपके पास ये टेबल भी गिवन नहीं होता, ये भी गिवन नहीं होता, ये भी और ये भी गिवन नहीं होता। यू सेल्फ ड्रॉ इट, आप इसको खुद से ड्रॉ करते हैं, खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं? बिकॉज इट इज द नीड ऑफ योर फार्मूला, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर फार्मूला दैट यू नीड टू फाइंड आउट दीज कॉलम्स, द वैल्यूज ऑफ दीज कॉलम्स, राइट। जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इट इज ओनली मेंशन योर मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। इसके आगे आपने डेवलप कैसे करना है टेबल, लेट्स सी। आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपके पास मार्क्स गिवन है, यानी कि क्लास इंटरवल्स बोल सकते हैं आप, यहाँ पे आप ग्रेड्स बोल सकते हैं या नॉर्मल क्लासेस बोल सकते हैं। मेन थिंग इज कि आपके पास ये चीजें गिवन होती हैं, ठीक है। अब आप उसमें से फाइंड आउट करते हैं x, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क x, जिसको हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं। मिड पॉइंट हमें क्यों चाहिए फाइंड आउट करने के लिए? बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट fx हमें क्यों चाहिए? बिकॉज वी सी कि यहाँ पे तो x बार गिवन है जो कि हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है? x बार इज इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन ऑफ f, राइट। तो इस चीज के लिए x बार फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट fx फर्स्ट, राइट। और fx को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? x पहले चाहिए, ठीक है। x फाइंड आउट करना है आपको, तो आपने x फाइंड आउट किया व्हिच इज 50 प्लस 59 divided by 2 is equal to 54.5. This is how you calculate your x's. Again देख लें, इस क्लास का फाइंड आउट कर रहे हैं x 60 प्लस 69 divided by 2 is equal to 64.5. इसी तरह हम लोग रिस्पेक्टिवली हर क्लास का x फाइंड आउट करेंगे which is 74.5, 84.5 and 94.5. ये हम लोगों ने x फाइंड आउट कर लिए। Once we have found out x, f is already given, so we will multiply fx and make a new column. हम fx का कॉलम कैसे बनाते हैं? fx को हम क्या करते हैं? f multiply by x, which means that 3 into 54.5 gives me the answer 163.5. इसी तरह 64.5 multiply by 5, 74.5 multiply by 9 gives you the answer 670.5. इस तरह आपके पास एक कॉलम बन गया है fx का, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके मीन के फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई है, यस, बिकॉज fx आपने फाइंड आउट कर लिया और f भी आपके पास ऑलरेडी गिवन था, आपने उसका सम निकाल लिया। तो लेट्स फाइंड आउट आवर मीन। fx was summation of fx means 2930.5 to 90.5 and summation of f was given 37. x bar is equal to आपका क्या निकलेगा? We will calculate it 79.2. This is your x bar, ठीक है। अब हमें x bar पता चल गया। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है x माइनस x bar, ठीक है। पहले फर्स्ट स्टेप में हमने फाइंड आउट किया x bar, नाउ वी विल फाइंड आउट x माइनस x bar, देन वी विल फाइंड आउट x माइनस x bar का होल स्क्वायर, और असल में हमारे फार्मूले में वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? f से। देन वी विल फाइंड आउट f मल्टीप्लाई बाय x माइनस x bar का होल स्क्वायर। यानी कि ये चार चीजें हैं जो हमें फाइंड आउट करनी होती हैं हर हालत में टू फाइंड द वेरिएंस और द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द ग्रुप डेटा,
राइट। तो हम लोगों ने fx फाइंड आउट कर लिया क्योंकि हम लोगों ने मीन फाइंड आउट करना था, समेशन ऑफ f भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास आ गया 79.2, तो इट मींस कि हम 79.2 का x बार का कॉलम बनाएंगे। ये कॉलम हम बनाते हैं सो दैट हमारे सामने हो वैल्यू कि हमने किससे माइनस करना है, x को x बार से माइनस करना है, यानी कि आपने x को x बार से माइनस करना है, राइट। हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? 54.5 minus 79.2 is equal to minus 24.7. This is your x minus x bar आपको बता रही है, ठीक है। दोबारा देख लें, x आपके पास क्या था 64.5 और आपने उससे माइनस क्या करना है 79.2। 64.5 minus 79.2 gives you the answer 14.7. Understand? इसी तरह आप हर क्लास का x minus x bar फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। Once you are done finding out x minus x bar, you make a new column of x minus x bar का whole square. आपने इसका स्क्वायर लेना है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इसका स्क्वायर पुट कर दें। 24 minus 7 का क्या स्क्वायर होगा? You will do it with the calculator और obviously जो माइनस साइन है वो खत्म हो जाएगा because माइनस में जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो it will become your plus. माइनस माइनस will become your plus और आपका x minus x bar का जो whole square था that will become 10.9. ये आपने x minus x bar का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया? 24.7 का whole square ले लिया। इसी तरह आपने 14.7 का whole square ले लिया। This is how you find out x minus x bar का square with the help of calculator। आपके पास ये वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अभी भी जब मैंने ये चार कॉलम्स बना लिए तो अभी भी मैंने जब फॉर्मूला देखा तो मेरे फॉर्मूला में एक चीज कम है। I need to multiply this column with the f, right? हमने इस कॉलम को f से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास फॉर्मूले की फुलफिलमेंट होगी। इस कॉलम को आपने f से मल्टीप्लाई करना है, f से मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम को और फिर न्यू कॉलम बना देंगे आपने f x minus x bar square, ठीक है। तो आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया? We are doing this now. x minus x bar का स्क्वायर आपने कैसे किया? फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? देखें 3 है, 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? x minus x bar की फर्स्ट क्लास which is 610.09. 610.09 आपके पास आंसर आया 1830.27। These are big values क्योंकि हमारे पास जो क्लासेस थी वो उसके जो क्लास मार्क्स निकले थे वो भी बड़ी वैल्यू में निकले थे, ठीक है। हमने इसलिए बड़ी वैल्यू की एग्जांपल लिए so that you can understand that how do we manage and how do we control the large amount of data, large values, ठीक है। तो इसी तरह आप सेकंड क्लास का आपके पास f क्या था 5 और उसको इससे आपने कैसे मल्टीप्लाई किया 216.09 and the answer was 1080.45. that is it. इस तरह आप करते रहेंगे आपके पास f x minus x bar आ जाएगा, यानी कि आपके पास f minus f into x minus x bar ये कंप्लीट हो रही है। आपकी ये चीज जो आपको चाहिए थी आपने ये डिस्कवर कर ली, आपने ये कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। हम वैल्यूज ब्लैक मार्कर से पुट कर लेते हैं, तो हम ब्लैक मार्कर से ही पुट करेंगे। Let's repeat the formula again. Variance is equal to sum of f x minus x bar with whole square and minus 1. Just put down the values. इसकी वैल्यू भी आई थी आपके पास, आपने इसका टोटल करना है प्लस 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 आपके पास सम ऑफ f x into x bar whole square आ जाएगा which is 544 3.73 और नीचे भी आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं which is आपके पास n क्या था 37, ठीक है। ये आप क्या करते हैं कि n जो है नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं है ग्रुप डाटा में, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसका समेशन ऑफ f कर लें, ठीक है। अगर ग्रुप डाटा में आपको पता हो कि n नहीं होता, अनग्रुप डाटा में होता है, वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, लेकिन इट इज गुड टू राइट समेशन ऑफ f। तो समेशन ऑफ f हमारे पास क्या था? इट वाज 37, so we just minus 1 from it and the answer we will get the answer 151 to 147, 151 to 47, ठीक है। 3 values before the full stop and 4 values afterwards. अब आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप क्या कहते हैं? इसका सिर्फ सिंपल स्क्वायर रूट है। आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे,
वैल्यू डाल के उसका स्क्वायर रूट करें तो इट विल गिव यू एन आंसर ऑफ 1.2.3। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया 12.3। वेरिएंस था आपका, इसका अंडर रूट हटाते हैं ताकि हम इसको बॉक्स में कर लें। वेरिएंस था आपका 151.2 और स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास 12.3। इस तरह आपने ग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, एग्जाम में मैथमेटिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको नंबर्स गिवन हो एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर आपके इससे इंपॉर्टेंस भी आ सकती है। जब इंपॉर्टेंस आ जाए तो यू मस्ट नो, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू वी कैलकुलेट वेरिएंस एंड व्हाई डू वी नीड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशंस फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन एक लास्ट बात हमारी ये है कि हाउ डू द कर्व ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लुक लाइक। एक अच्छी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है प्रॉपर, अच्छी किसे कहते हैं आप? अच्छी स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सी होगी? विच इज हाई और विच इज लो। ऑलवेज रिमेंबर, ये आपके पास एक बेल कर्व है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ बेल कर्व बिकॉज जो इसकी शक्ल होती है, इसकी जो शेप होती है, इट इज मोर लाइक अ बेल। तो जब आपके पास ये चीजें आ गई हैं, बेल आपने ड्रॉ किया है अपने डेटा के पॉइंट से, तो यहाँ पे जो बेल की जो टेल है that must be equal to the tail on the right side as well। जब आपके पास ये सही राइट साइड पे जितने डेविएट हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जितना आपके पास कर्व आ रहा है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छी काउंट है, यानी दिस इज योर मीन एंड इट मींस कि आपका हाफ ऑफ द डेटा लाइज देयर एंड हाफ ऑफ द डेटा लाइज देयर, और फिर ये आपके पास वो वैल्यूज आ जाएंगी जो आपने फाइंड आउट की है यहाँ पे x। ठीक है, समटाइम्स आपके पास ऐसा कर्व होता है, ठीक है, यानी कि उसकी जो लेफ्ट टेल होती है दैट इज प्रोलॉन्ग, और समटाइम्स आपके पास कर्व ऐसा होता है कि उसकी राइट टेल ज्यादा होती है। तो इट मींस कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये आपकी इससे मीन से बहुत पीछे लाई कर रही है, क्योंकि ये वाले कर्व की हाइट और इस वाले हाइट की में डिफरेंस है। इसी तरह यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपके इस मीन से बहुत डिफरेंट आउटलाई कर रही है, डिफरेंट डिसर्टेड, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हुई है। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि व्हाट इज अ गुड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक अच्छी स्टैंडर्ड डेविएशन वो होती है जिसकी जो प्रिसाइज आपको एक्यूरेट बताए और वो मीन के कितने करीब हो, ठीक है, वो आपकी वैल्यूज मीन से कितने करीब हैं वो आपको डिफाइन करता है योर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड योर वेरिएंस। इसके अलावा कोई फॉर्मूला है जो जिसमें मैंने -1 यूज किया है, या आप रीजन भी दे सकते हैं कि -1 आप इसलिए रीजन दे रहे हैं क्योंकि आपने पॉपुलेशन की रीडिंग नहीं ले रहे, आप सैंपल की रीडिंग ले रहे हैं। तो इट मींस कि जितना ज्यादा आपके पास बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा आपकी प्रिसिशन लो है, या और जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा आपकी प्रिसिशन हाई है। यानी कि इसको नोट डाउन कर लें ताकि अच्छा रहेगा कि हाई स्टैंडर्ड डेविएशन मींस लो प्रिसिशन, एक क्लैरिटी आपके रिजल्ट में कम है, और लो स्टैंडर्ड डेविएशन मींस हाई प्रिसिशन, यानी कि आपकी वैल्यूज जब बड़ी आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बड़ी आ गई, इट मींस कि वो बहुत दूर दूर तक आपकी वैल्यू जो है वो डिस्पर्स हो रही है फ्रॉम द मीन। ठीक है, मीन से हम पोजीशन देखते हैं ना वेरी फ्रॉम उसकी वैल्यूज से, और जितना कम आया स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ही अच्छी, यानी कि आपकी मीन से क्लोज है आपकी वैल्यूज। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपने हमेशा याद रखनी है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टडी दीस टू टॉपिक्स। इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो गई होगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली जो भी टॉपिक्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो डू लेट मी नो, you have my email address, my phone number and my contact details. You can let me know if you have not understand any of the part, any of the thing related to this, because the mathematical portion है, it can be sometimes confusing। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे it will come to you by very flowing manner। ठीक है, इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।